स्टेटस ऑफ वीमेन अंडर बुद्धिज्म। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हमें इतिहास के बुक में ज़्यादा बुक में नहीं मिलता है, लेकिन ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, बुद्धिज्म या जैनिज्म जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट की ओरिजिन हुई थी फ्रॉम 600 बीसी, तो इसके ओरिजिन के अगर हम फैक्टर्स को देखें, रीजन को देखें, तो वो क्या हमें देखने को मिलता है कि दिस वाज ओरिजिनेटेड इन रिएक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो एक रिएक्शन जनरेट हो रहा था उस टाइम पे, उसी का कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखिए, ब्राह्मणिज्म में जो वर्णा सिस्टम की रिजिडिटीज पैदा हो गया था, रिचुअल्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट हुई थी, इसी के अगेंस्ट बुद्धिज्म की सिंप्लिसिटी और जो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, ये सारा कुछ ओरिजिन हुआ था। और ये जो वर्णा रिजिडिटीज ओरिजिन हुआ था, आ गया था ब्राह्मणिज्म में, इसके खिलाफ भी ये एक मूवमेंट था। तो इस तरीके से, इस एंगल से अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म वाज बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ इक्वालिटी। तो वर्णा सिस्टम में तो हमें बुद्धिज्म में इक्वालिटी देखने को मिलता है, लेकिन व्हेन वी लुक एट द स्टेटस ऑफ वीमेन इन बुद्धिज्म, हमें इस तरीके की इक्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि बुद्धिज्म में भी भिक्षुनी संघ की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि वीमेन कैन ऑल्सो गेट निर्वाणा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने शुरू में संघ में वीमेन को एंट्री नहीं देना चाहते थे। इट वॉज अंडर द परसुएशन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट डिसाइपल आनंद, जिसके वजह से गौतम बुद्ध ने वीमेन को इसके यहाँ पे एंट्री दिया था। और ये भी कहा था उन्होंने कि अगर ये डॉक्ट्रिन 1000 साल जिंदा रहता, लेकिन क्योंकि वीमेन को एंट्री दी गई है तो ये सिर्फ 500 साल ही जिंदा रहेगा। मतलब कि उन्होंने इनके लाइफ पीरियड को हाफ कर दिया था, ये सोच करके कि वीमेन की वजह से जो बाद में चल के जो करप्शन जनरेट होगा, उसके वजह से हो सकता है कि डॉक्ट्रिन इतना ज्यादा दिन तक सरवाइव ना कर पाए। तो रीजन जो भी हो, वीमेन को इतना इक्वलिटी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। जब संघ में वीमेन को एंट्री दी गई तो वहां पे भी उनके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस इंपोज कर दिए गए थे। मतलब कि जितने मॉन्क थे उनके ऊपर तो कंडीशंस थे ही, वीमेन के ऊपर वो सारा कंडीशंस तो था, उसके अलावा भी और 8 ऐसे कंडीशंस उनके ऊपर इंपोज किया गया था व्हिच वाज नॉट एप्लीकेबल टू द मॉन्क। और ये भी कहा गया था कि वीमेन जो नन होंगी उनके स्टेटस हमेशा मॉन्क के थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ये इम्प्लाइड था उस डॉक्ट्रिन में, ठीक है ना। अब देखिए, अंगुत्तर निकाय जो कि सूत पिटक की एक पार्ट है, उसमें एक कहानी है जिस कहानी में ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती शहर में गए थे और वहां पे जिस घर में उनको जाना था, उस घर में जब वो जा रहे थे तो उस घर से बहुत शोर शराबा की आवाज उनको आई। तो उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि उस घर की जो डॉटर इन लॉ है वो है सुजाता, और सुजाता की चिल्लाने की वजह से इतना ज्यादा शोर शराबा वहां से आ रहा था। तो उस घर की जो गृहपति थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट की कि आप इनको काउंसिल कीजिए, जो उनकी डॉटर इन लॉ है सुजाता को। और गौतम बुद्ध ने उस टाइम पे सुजाता से 7 टाइप के वाइब्स के बारे में उन्होंने बात की। तो यहाँ से मिलता है बुद्धिज्म में 7 टाइप्स ऑफ वाइब्स की बात की गई है, और वो कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ वाइब्स है वो क्या क्या है? पहले नंबर पे आता है वधा का स्टाइल, वधा का नेचर की। तो ये वैसे वाइब्स होते हैं जो बहुत ही क्रूएल होते हैं, इज वेरी नेग्लिजेंट टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ठीक है ना। इस टाइप के पिटीलेस वाइब्स होती है। दैट वाज द फर्स्ट टाइप। जो दूसरे टाइप के वाइब्स की बात किया बुद्धा ने, वो थे चोरासामा, दैट मीन्स लाइक अ थीफ, जो कि हस्बैंड की पैसों के ऊपर पलते हैं, उनके पैसों के ज्यादा ग्रीडी होते हैं, ऐसे टाइप के वाइब्स। जो तीसरे नंबर की बात की गई थी वहां पे, वो था आयासामा, दैट इज कि जो बहुत ही लाउड नॉइज में, लाउड वॉल्यूम पे बात करते हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं, ऐसे टाइप की वाइब्स की बात की गई थी। जो चौथी टाइप की बात की गई थी, दैट वाज मथुसमा, दैट इज लाइक मदर्स। तो ये वैसे वाइफ होते हैं जो अपने हस्बैंड की रक्षा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मथुसमा। फिर 5वें नंबर पे आता है भगिनी समा, दैट इज लाइक अ सिस्टर। तो वो ऐसे वाइफ होते हैं जो अपने हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि एक बहन अपने भाई का रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। 6ठे नंबर पे आता है मित्र समा, लाइक अ कंपेनियन, लाइक अ फ्रेंड।
ऐसे वाइफ्स बहुत ही फेथफुल होते हैं अपने हस्बैंड की, ठीक है ना। और 7वें नंबर पे आता है दासी समा, लाइक अ स्लेव। ऐसे वाइफ्स बहुत ही ओबीडियंट होते हैं अपने हस्बैंड की। तो ये 7 टाइप की वाइफ्स की बात गौतम बुद्ध ने सुजाता से की, और उनसे काउंसिल होने के बाद सुजाता ने अपने नेचर चेंज कर ली और वो दासी समा जैसे वाइफ्स बन गया। अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि ये कहानी सच असली में एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इस चीज से हमें ये तो पता चलता है कि उस टाइम पे जो डिफरेंट नेचर की, डिफरेंट हैबिट की जो वीमेन है वो एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही मेन के लिए भी बहुत डिफरेंट नेचर की बात किया गया था। बहुत सारे जगह पे वीमेन को इस तरीके से कहा गया था, रेफर किया गया था लाइक अ स्नेक, राइट, जिससे दूर रहना चाहिए। अब देखिए, इसका रीजन क्या था ये भी हमें समझना होगा कि बुद्धिज्म में इस टाइप से वीमेन के खिलाफ इस टाइप के जो ओपिनियन है वो क्यों रखता था। वो इसलिए क्योंकि बुद्धिज्म वाज एन एसेटिक, वाज बेस्ड अपॉन एन एसेटिक लाइफ। और एसेटिक लाइफ में ना जो मेन होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, उनको वीमेन से दूर रखना ज्यादा जरूरी था। वैसे ही वीमेन को भी मेन से दूर रखना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये गौतम बुद्ध को भी शायद पता होगा कि अगर देयर विल बी इंटरेक्शन, इनफ इंटरेक्शन, तो क्या होगा कि धीरे धीरे एक करप्शन आने लगेगा, एक डिविएशन होने लगेगा। तो धीरे धीरे संघ की जो लाइफ है, संघ की जो डिसिप्लिन है, वो धीरे धीरे हो सकता है डिक्लाइन कर जाए। इसीलिए देखिए, संघ के नियमों में ऐसे बहुत सारे नियम रखा गया था कि कोई भी मॉन्क एंड नन एक जगह पे, मतलब बंद कमरे में दरवाजा बंद करके नहीं कोई बात कर सकता, ठीक है। कोई भी मॉन्क एंड नन एक दूसरे को, मतलब कि दूसरे के और भी लोगों के एब्सेंस में मिल नहीं सकता। इस तरीके